Hello everybody, welcome. My name is Abid. Today we will discuss on the topic of print culture and the modern world. So guys, this chapter is your this chapter today we will discuss all the questions of this chapter. So guys, print culture and the modern world. So guys, you will find these all question your textbook page number 102. So guys, these questions are very important according to your exam point of view. So guys, your first question is, wood block print only came to Europe after 1295 तो कहा जाता है सबसे पहले आपको सॉरी गाइज, यहाँ पे आप देख लीजिए, वुड ब्लॉक जो होता है ये छोटे छोटे पीस, मान लो इस तरह के वुड ब्लॉक के होते थे छोटे छोटे पीस, और उन पे स्क्रिप्ट करके यानी कि उन पे तराशा गया होता है, जो कुछ भी उनमें तहरीर किया होता है, लिखा हुआ होता है। मान लो ये वुड ब्लॉक है, इसके ऊपर छोटा छोटा मतलब मान लो ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, और गाइज फिर क्या करते थे, इसके ऊपर इंक को, इसको स्याही को फैलाते थे। स्याही फैलाने के बाद गाइज क्या करते थे, इसके ऊपर पेज रखते थे, और पेज रखने के बाद वो जो स्क्रिप्ट होता था, वो जो इस पे लिखा गया होता था, जो छोटे छोटे, मान लो गाइज कि आजकल के दौर में आप देखते हो लोहे के जो आपका प्रिंटर होता है वो लोहे का होता है, तो जैसे आप उसके ऊपर स्टिक करते हैं, जैसे आप उसको बटन को दबाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो एक आवाज़ होके वहाँ पे वो लिखता है। लेकिन उस दौरान में क्या था, लकड़ी के ये होते थे, क्योंकि गाइज उस दौरान जो था पहले जो था यहाँ पे लकड़ी के छोटे छोटे पीसों पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, या यूँ मान लीजिए कि इसको चाइना ने इन्वेंशन किया था, और उसके बाद उन्होंने ही पेपर को ही इन्वेंशन किया था। सो गाइज, योर क्वेश्चन इज दैट वुड block print only came to Europe after 1295. So guys, during the 6th century wood blocks were invented in China. ये wood blocks छोटे छोटे wood तो means होता है लकड़ी, block means छोटे छोटे, उनमें होल किए हुए होते थे। होल means नहीं गाइज, सिंपली आपको जैसे मैंने बताया, मान लो जैसे ABCDEFZ तक लिखा होता था, तो उसी तरह से वो जो है प्रिंट करके लिखते थे, उसके ऊपर स्याही डालते थे और वो उसी बात को लिखते थे। फिर पेज ऊपर से डालते थे, मान लो पहली स्याही डाली, स्याही के ऊपर पेज डाला, तो वो प्रिंट करके वो उसको आ जाता था। After exploration, when Marco Polo returned to Italy, he brought along the knowledge of the wood block printing with him. So guys, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक 1295 ईस्वी में वुड ब्लॉक को यूरोप में लाया गया, तो उसको किसने लाया था, एक एक्सप्लोरेशन था, एक तहकीक करने वाला इंसान था, जिसका नाम क्या था, मोरको पोलो। उसने इस टेक्नोलॉजी को, पहले ये चाइना में थी, वहाँ से होके इसने जब वो इटली आया, तो उसने इस टेक्नोलॉजी को, इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को अपने साथ लाया। दी प्रिंट नॉलेज रीच्ड यूरोप आफ्टर 1295। तो सिंपली आपने गाइज इसमें यही समझना है कि वुड ब्लॉक क्या होता है, छोटे छोटे पीस होते हैं और उनमें स्क्रिप्ट करके, तहरीर करके लिखा गया होता था, अल्फ़ाबेटिकली उस पर लिखा होता था। लेकिन स्याही डालने, मान लो इस पर इंक जब डालते थे, डालने के बाद यानी कि सेपरेट फैलाने के बाद उसके ऊपर पेज रखते थे और वो स्क्रिप्ट करके आपके सामने वो पेज आ जाता था। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज गाइज दैट वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295। तो 1295 में मोरक्को पोलो जो था वो चाइना से कहाँ पे आ गया, इटली आ गया, और उसने वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसने अपने साथ पेज को भी उस वक्त एक्सप्लोर किया गया था, पेज को भी इन्वर्ट किया गया था, और उसके बाद जो वुड ब्लॉक होते थे, छोटे छोटे टुकड़े, मान लो जिस तरह आज प्रिंटर था, उसी तरह से वुड के ऊपर स्क्रिप्ट करके ये चीज़ें लिखी गई होती थी, और उसके ऊपर स्याही डाली जाती थी। डालने के बाद पेज आराम से, मतलब बिल्कुल थोड़ी बहुत, मतलब मिला के उस पर स्याही डाली जाती थी, और उसके बाद गाइज उसके ऊपर पेज डाला जाता था, फिर उसी तरह से स्क्रिप्ट करते थे। सो गाइज, योर बी पार्ट इज मार्टिन लूथर वाज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट। जो उसके बाद मार्टिन लूथर जो था वो किसके फेवर में था, प्रिंट के फेवर में था, एंड स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट। तो इसके लिए काफ़ी उसने जो है
मतलब आप मान लीजिए काफ़ी वो उसने प्रार्थना की, काफ़ी तरह से उसने वर्शिप की कि इस तरह की टेक्नोलॉजी वजूद में आनी चाहिए। दो द पब्लिकेशन ऑफ हिज प्रोटेस्टेंट आइडियाज, मार्टिन लूथर चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस एंड रिचुअल ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। ही रोड 95 these criticized many of the practice of the Roman Catholic Church. Luther's writings were immediately reproduced in vast numbers and read widely. This led to a division with the church and to the beginning of the Protestant Reformation. He also translated the New Testament, of which 5,000 copies were sold within a few days. These were impossible without the printing technology. Deeply grateful to the print, Luther said, printing is the ultimate gift of God and the greatest one. This is the reason why Luther Glick was in favor of the printing. Spoke out in a praise of it. So guys, यहाँ पे आपने क्या देखा कि रोमन कैथोलिक यानी कि रोम में क्या था, वहाँ का एक आदमी जिसका नाम था लूथर। क्या नाम था गाइस? जिसका नाम यहाँ पे क्या था? मार्टिन लूथर था नाम। उसने वो प्रार्थना करता था। उसने क्या की? उसने बहुत सारी दोबारा जो है जो ओल्ड प्रोटेस्टमेंट थी, यानी कि आप मान लो जो ओल्ड टेस्टमेंट उनकी जो बुक थी, जो सेक्रेट बुक थी, जो कैथोलिक चर्च में होती थी, उसने उसकी क्रिटिसाइज की और बहुत सारा उसके एवज में लिखा, उसके रिफॉर्म में लिखा और बहुत सारी उसकी कॉपीज़ बनाई। और ये भी मतलब उसकी वजह से क्या हो गया गाइज? ही आल्सो ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टमेंट ऑफ मिच। तो उसने उसको रिफॉर्म करके और जो उनकी बुक होती थी, पाक बुक जो थी कैथोलिक चर्च में, जो उनकी बुक थी, उसको दोबारा लिखा गया। और उसने कहा कि ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है गॉड की तरफ से। अगर हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग नहीं होती तो हम कैसे इस चीज़ को लिख पाते। सो गाइज, द रोमन कैथोलिक चर्च बिगन कीप एन इंडेक्स ऑफ द प्रोहिबिटेड बुक्स from the mid 16th century because its authority was being put in a danger by the several individual and the distincts। मान लो कि कुछ बहुत ये जो बुक इनकी थी जो चर्च में रखी गई थी, इसको रिफॉर्म करने के लिए लूथर, आप मान लीजिए मार्टिन लूथर ने इसको दोबारा से रिफॉर्म करके लिखा। और उसका कहना है कि प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। दिस इज़ द रीज़न वाई लूथर वाज इन फेवर ऑफ द प्रिंटिंग। सो गाइज, योर सी पार्ट इज दैट द रोमन कैथोलिक चर्च began keeping an index of the prohibited books from the mid 16th century। तो थर्ड पार्ट आपका क्या है कि द रोमन कैथोलिक चर्च बिगन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, द रोमन कैथोलिक चर्च हैड टू फेस मेनी dissents from mid 16th century onwards। People have written many books that interpreted the God and the creation in their own ways or as they liked। Therefore, the church banned such books and kept the record of such banned books। It was called the index of the prohibited books। So simply रोमन कैथोलिक चर्च जो था गाइज, तो वो बहुत तरह से प्रॉब्लम को फेस करा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 16th सेंचुरी में। और पीपल थे हैड रिटन मेनी बुक्स, लोगों ने बहुत सारी किताबों को लिखा था, दैट इंटरप्रेट द गॉड, और जो इंटरप्रेट करती थी, जो बयान करते थे खुदा की, मतलब उस वहदानियत को, उसके क्रिएशंस को, उसकी पावर को, एंड द क्रिएशन इन देयर ओन वेज आर एज दे लाइक्ड। और लोगों ने क्या किया, अलग अलग तरह से उस किताब, जो चर्च में किताब रखी गई थी, मान लो जो बाइबल वहाँ पे रखी गई थी, उसको लोगों ने अलग अलग तरह से लिखा और जो मन में आया उसी तरह से उसको लिखा। देयरफॉर द चर्च बैंड, और उसके बाद चर्च ने उसके ऊपर बैंड कर दिया सच बुक्स एंड केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ सच बैंड बुक्स। इट वाज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। सिंपली मान लो गाइज कि रोमन का जो चर्च था, वहाँ पे एक जो किताबें होती थी, अलग अलग तरह के लोग अपनी मनमर्जी के मुताबिक वो किताबें लिखने लगे और जो उनकी सेक्रेट बुक थी उसकी मुदाखलत करने लगे, उसको इंटरप्रेट करने लगे, उसको चेंज करके लिखने लगे, जो मन में आए वो करने लगे। लेकिन जो चर्च था उसने
इस तरह की पब्लिशर को, इस तरह की पब्लिकेशन को बैन लगा दिया, और इस बैन की वजह से उसको उन बुक की जो बैन थी, इट वाज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द प्रोहिबिटेड बुक। तो जो बैन की बुक जो थी, जिनके ऊपर गलत लिखा गया था, जिनके ऊपर मतलब रिफॉर्म कर अच्छी तरह से नहीं लिखा गया था, मतलब चेंज करके लिखा गया था, तो उन बुक को वहाँ पे रखा गया। इट वाज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द प्रोहिबिटेड बुक्स बैन। So last one part is your guys, that is Gandhi said the fight for Swaraj is a fight for liberty of speech, liberty of the press and the press of the association. So guys यहाँ पे आप देख लीजिए, Gandhi said the fight for Swaraj. Swaraj simply means होता है guys complete independence. The previous last video I have discussed this topic illustrately. Swaraj, what does the exact meaning of the Swaraj and why was it essential, and due to this movement the whole of the rule, or you can say the government, had been shaken, and they realize that this is the right and truth, that this nation is belong to the Indian and we have need to free. So guys, Swaraj is a fight for liberty, as a liberty of speech, जो भी आप बताते हो उसके खिलाफ ये लड़ाई है। लिबर्टी ऑफ द प्रेस, प्रेस जो आप लोग पब्लिश करते, एंड द फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन। गांधी कंसिडर्ड दैट लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वर थ्री मोस्ट पावरफुल vehicles of expressing and cultivating public opinion. तो गाइज ये कहा जाता है, गांधी जी ने ये कहा था कि लिबर्टी ऑफ स्पीच जो है, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो। लिबर्टी ऑफ प्रेस जो है, प्रेस कुछ भी लिख सकता है, और ये एक हथियार है, ये एक पावरफुल एक हमारे पास वेपन है, पावरफुल एक औजार है, और जिसकी वजह से हम जो है कल्टिवेटिंग, बोएंगे पब्लिक ओपिनियन को, यानी कि जो लोगों की जो राय है, लोग क्या चाहते हैं, हम उनको अवायर करेंगे, हम प्रिंट को प्रेस करेंगे, हम उनके जो भी वो एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच करते हैं, जो भी वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, जिस भी तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उनको हम कल्टीवेट करेंगे। किसकी वजह से? अगर हमको लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस और लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगी। सो देयरफॉर ही सेड द फाइट फॉर स्वराज वाज ए फाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच, प्रेस एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. So guys, I have briefly discussed with you about the topic of the print culture and the modern world, and I have discussed your first question, given reason for the following: wood block print only came to Europe after 1955, or now your B part was Martin Luther was in favor of print and spoken out in the praise of it, and the Roman Catholic Church began keeping index of the prohibited books from the mid 16th century, and the Gandhi said the fight for Swaraj is a fight for liberty of speech, liberty of the press and the freedom of the association. So guys, these all the questions are very important from the exam point of your syllabus, and guys, I hope that you will learn all this question and practice, write and practice, practice, and then guys, you will easily easily crack your examination. So guys, I hope that you have understand this topic properly, and in the end, please, I heartily request you, please subscribe and share and like this video. Thank you.